हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 के लास्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हमने कवर कर लिया। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का सिग्निफिकेंस हमने कवर कर लिया। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप किस तरह से होता है ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसका बेसिक फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि जब एक चीज़, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलर का ना हो करके वो किसका हो जाता है, वो बायर का हो जाता है। उसका ऑनर सेलर नहीं रहता है, उसका ऑनर बायर हो जाता है। तो हम कहते हैं कि टाइटल ट्रांसफ़र हो गया, ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी और अब उसमें जो भी मालिकाना हक हैं, जो भी ऑनरशिप के राइट्स हैं, वो सारे के सारे बायर के हो गए। अब यहाँ पर जो हमने हेडिंग लिखा वो है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका भी वही मतलब है कि एक पर्सन जो है वो अपनी चीज़ें जब दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है तो दूसरा पर्सन उसका मालिक बन जाता है। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल रूल। कॉमन सेंस भी यही होती है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को हम जब एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका एंगल बदल रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन का जो एक पर्सपेक्टिव है वो बदल रहा है। वो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल कर कौन सकता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसे होता है, कौन पर्सन अपनी चीज़ों को दूसरे पर्सन को ऑनर के रूप में ट्रांसफ़र कर सकता है। उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि जो पर्सन जिन चीज़ों का ऑनर है वो उन चीज़ों की ऑनरशिप दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। जो चीज़ आपकी है, जिसके मालिक आप हैं, जिसके ऑनर आप हैं, आपको वो चीज़ किसी दूसरे को बेचने का अधिकार होता है। आपका फ़ोन है, आप दूसरे पर्सन को बेच सकते हैं। आपकी किताब है, आप दूसरे पर्सन को बेच सकते हैं। आपके पास कार है, आप दूसरे पर्सन को बेच सकते हैं। आप अपना सामान बेचने का अधिकार रखते हैं। आप अपने पड़ोसी की कार नहीं बेच सकते हैं, पड़ोसी का मोबाइल नहीं बेच सकते हैं, अपने दोस्त का मकान नहीं बेच सकते हैं, उसकी दुकान नहीं बेच सकते हैं, उसकी चीज़ें नहीं बेच सकते हैं। रीज़न भी कि आप उनके मालिक हैं ही नहीं। जिन चीज़ों को बेचने का अधिकार किसको मिलता है, तो चीज़ों को बेचने का अधिकार किसको मिलता है? जो पर्सन उन चीज़ों का मालिक होता है वही ऑनरशिप दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका मतलब अगर एक पर्सन चोरी का माल बेच रहा है, वो किसी से छीने हुए माल को बेच रहा है, तो जिसे वो बेचा जा रहा है उसके ऑनरशिप भी डिफेक्टिव हो जाएगी। हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक टर्म होती है बेटर टाइटल, एक टर्म होती है गुड टाइटल, जिसे सही ऑनरशिप कहा जाता है। जैसा ऑनरशिप हमारा है, एक चीज़ हमारी है, हमने अपने पैसे दे करके ख़रीदी है, हमारे पास जो उसका टाइटल है वो गुड टाइटल है, बेटर टाइटल है, हम उसके ऑनर हैं। ऐसे केस में हम अगर उसे बेचना चाहें तो उसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत दोनों पक्षकारों को, दोनों पार्टीज़ को ही नहीं आएगी, सेलर को भी और बायर को भी। लेकिन अगर एक चीज़ चोरी की है तो जो आपके पास टाइटल है वो बेटर टाइटल नहीं है, आपके पास गुड टाइटल नहीं है, आपकी ऑनरशिप क्या है? डिफेक्टिव ऑनरशिप है। उन चीज़ों को बेचने का अधिकार हमें नहीं है। तो लॉ ये कहता है, एक रूल है जिसे कहा जाता है नो वन कैन गिव और ट्रांसफ़र व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। जो हमारा नहीं है उससे हम बेचने का अधिकार नहीं रखते हैं। या इसको एक और एंगल से एक्सप्लेन किया जाता है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, वो ये है नो वन कैन ट्रांसफ़र ए बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ पोजेस। जैसा टाइटल हमारा है वैसा ही टाइटल हम दूसरे को देंगे, उससे अच्छा टाइटल हम दूसरे को दे ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब हमारा टाइटल गुड टाइटल है तो दूसरे को भी, बायर को भी गुड टाइटल मिलेगा। हमारा टाइटल अगर डिफेक्टिव है तो बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाएगा। लैटिन भाषा में इसको बोला जाता है डेट कॉड नॉन हैबिट। इसका मतलब वही है, नॉन कैन गिव और ट्रांसफ़र व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। जो हमारा नहीं है हमें उससे बेचने का अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब बेसिक फंडामेंटल रूल क्या हो गया ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का, कि एक एक्चुअल ऑनर ही चीज़ों को बेचने का अधिकार रखता है। जो उसका ऑनर नहीं है, जो उसका मालिक नहीं है, जिसके पास चीज़ों का सिर्फ पोजेशन है, उसे उन चीज़ों को मार्केट में बेचने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब इसी पॉइंट को हम एक और एंगल से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इस रूल के जो अभी हमने लिखा, अभी हमने बोला नो वन कैन ट्रांसफ़र ए बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ पोजेसिस, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद हैं, जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ अपवाद का, कि जहाँ ऐसी सिचुएशन है कि जो चीज़ जिस पर्सन के द्वारा बेची जा रही है वो उनका मालिक नहीं है,
वो उनका मालिक नहीं है, वो उनका ऑनर नहीं है, वो बेच रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदने वाले को बेटर टाइटल मिलता है, खरीदने वाले को सही टाइटल मिलता है। तो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस कौन कौन से हैं, जहाँ पर एक पर्सन ऐसा पर्सन है जो चीज़ों का एक्चुअल ऑनर नहीं है, लेकिन वो बेच रहा है और खरीदने वाले के अधिकार में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आएगी, खरीदने वाले को गुड टाइटल ही मिलेगा। एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन है वो है टाइटल बाय एस्टॉपल। पॉइंट इज टाइटल बाय एस्टॉपल अवरोध या प्रदर्शन द्वारा स्वामित्व का मतलब होता है। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेनेशन करते हैं सॉरी, हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन करते हैं। सपोज आपका फ़ोन है, उसे बेचने का अधिकार किसे है, आपको है, लेकिन आपका फ़ोन है, आपके सामने एक थर्ड पर्सन खड़ा है, आपका दोस्त उसके सामने ये शो करना शुरू करता है कि ये मेरा फ़ोन है, ये मॉडल है, इस रेंज में मैंने ख़रीदा था, इतने टाइम हो गया, मैं इस कीमत पर आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। अब वो दोस्त आपका आपके सामने इस चीज़ का ऑनरशिप, इस फ़ोन का ऑनरशिप अपने आप के पास होने की एक डेमो दे रहा है, वो ये शो कर रहा है कि मैं उसका ऑनर हूँ, जबकि आपको पता है कि आप का दोस्त उसका ऑनर नहीं है। लेकिन आप ऐसे सिचुएशन में अगर चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं और थर्ड पर्सन उस फ़ोन को ख़रीदने की बात करना शुरू कर देता है और फ़ोन की डील हो जाती है, फ़ोन को बेचने की बात हो जाती है और फ़ोन बेच दिया जाता है, पैसे ले लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जिस दोस्त ने वो फ़ोन बेचा वो उसका ऑनर नहीं था, लेकिन जो एक्चुअल ऑनर था उसने भी कुछ नहीं कहा, आपने भी कुछ नहीं कहा, तो जो पर्सन खरीद रहा है उसकी ऑनरशिप में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आएगी, उससे गुड टाइटल मिलेगा, बावजूद इस बात के कि वो एक्चुअल ऑनर के द्वारा की गई सेल नहीं थी। इसके इसी तरह से एक सिचुएशन आती है जिसे कहा जाता है सेल बाय कॉमर्शियल एजेंट और मर्केंटाइल एजेंट। सेक्शन 27 में इसे एक्सप्लेन किया गया है। एजेंसी का जो पूरे का पूरा चैप्टर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया हुआ है। एजेंसी में एजेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ लोगों को अपने अंडर एजेंट अपॉइंट कर लेता है, जो उसके बिहाफ पर, उसके लिए, उसके नाम से जाकर के अलग अलग जगह पर माल बेचते हैं, उसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके वो मर्केंटाइल एजेंट कहलाते हैं, वो उसके कॉमर्शियल एजेंट कहलाते हैं, वो उसके बिजनेस एजेंट कहलाते हैं। हमारे बिहाफ पर हमारे एजेंट के द्वारा मार्केट में जितना भी माल बेचा जाता है, हमारे नाम से, हमारी कंपनी के बिहाफ पर हमें रिप्रेजेंट करते हुए ये बता कर कि वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो जो वो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो उन चीज़ों का मालिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो पर्सन उन्हें खरीदता है उसकी ऑनरशिप में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आती है। लेकिन उसके बेसिक रूल क्या है कि वो पर्सन बता देता है कि वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा है, वो एक मिडलमैन के रूप में काम कर रहा है, वो अपने अधिकारों का जो है वो ध्यान रखता है, वो लिमिट से बाहर जाकर के काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में जब वो ये काम करता है उसके द्वारा किए गए सारे ट्रांजैक्शन वैलिड होते हैं, लीगल होते हैं। पर्सन्स जो उससे सामान खरीदते हैं उनकी ऑनरशिप में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आती, बावजूद इस बात के कि जो एक पर्सन एजेंट होता है वो उन चीज़ों का मालिक नहीं होता है। थर्ड जो रूल होता है वो है सेल बाय को ऑनर। सेक्शन 28 में इसे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ सेल बाय को ऑनर सह स्वामी द्वारा बेचा गया माल। अब इनसे अगले जितने भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एक टर्म आती है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब अगर बायर सेलर पर, माल बेचने वाले पर्सन पर भरोसा करता है कि वो पर्सन सही तरह से माल को बेच रहा है, वो कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, सेलर कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में वो गुड फेथ में खरीदा गया सामान कहलाता है, विश्वास के आधार पर खरीदा गया सामान कहलाता है। ये चीज़ें आपको हर पॉइंट में मिलेंगी। अब हमने पॉइंट लिखा सेल बाय को ऑनर, एक चीज़ आपकी और आपके दोस्त की है और आपने उस चीज़ को बेचने के लिए एग्रीमेंट कर दिया, उस चीज़ को बेच दिया। तो यहाँ पर खरीदने वाले ने अगर ये सोच करके खरीद लिया कि ठीक है इस चीज़ के मालिक दो हैं, लेकिन ये जब बेच रहा है तो इसने अपने साथी से को ऑनर से पूछ लिया होगा। अगर बायर गुड फेथ में उन चीज़ों को खरीदता है तो उन चीज़ों की जो ऑनरशिप है उसकी ट्रांसफ़र जेन्युइन होगी, बावजूद इस बात के कि अगर सपोज आपने अपने दोस्त से पूछा ही नहीं था तो इससे बायर की ऑनरशिप में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आएगी। फिर इसमें एक पॉइंट आता है सेल बाय पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने शुरू में डिस्कस किया था। सपोज एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डरा धमका करके उसका सामान छीन करके ले आता है, गन पॉइंट पर रख करके ज्वेलरी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से अपने कब्जे में ले ली,
तो उस ज्वेलरी का, उस गहनों का वो मालिक तो नहीं बन गया। ये चीज़ें उसके पास पड़ी हुई हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। इसका मतलब क्या है कि अगर उस चीज़ का मालिक इस पर केस करेगा तो ये चीज़ें उसे वापस करनी पड़ेंगी, क्योंकि लॉ भी यही कहता है वो चीज़ हमारी नहीं है, वो हमारे पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पड़ी हुई है। ऐसी सिचुएशन में अगर मालिक के द्वारा जिससे उसने ये चीज़ें छीनी थी, उसके द्वारा केस किए जाने से पहले, कंप्लेंट किए जाने से पहले ये पर्सन ये सारा सामान किसी दूसरे पर्सन को बेच देता है और दूसरा पर्सन उन्हें गुड फेथ में खरीद लेता है कि हाँ मालिक है तभी तो बेच रहा है, नहीं तो ये बेचता ही ना। तो अगर वो गुड फेथ में उन्हें खरीद लेता है तो उसके मालिकाना हक पे, इसकी ऑनरशिप पे किसी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बावजूद इस बात के कि सामान बेचने वाला व्यक्ति उस चीज़ का मालिक नहीं था। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ही अपने आप में। आप दोबारा सुनिए, सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। कई बार क्या होता है कि हम दुकान से सामान खरीद लेते हैं, पेमेंट भी कराते हैं, दुकानदार को हम कहते हैं कि ये चीज़ अभी हम घर नहीं लेकर के जा रहे, हम कल ले जाएंगे। अब इससे क्या हो गया कि माल बिक चुका है, ऑनरशिप आपके पास है, सेलर के पास सिर्फ पोजेशन है, सेलर को उन चीज़ों को बेचने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर सेलर आपसे बिना पूछे उसी चीज़ को जो आपकी थी उसकी दुकान पर पड़ी है, अपने लालच की वजह से या किसी और कारण की वजह से किसी दूसरे को बेच देता है, तो उसने क्या किया, उसने उनको रीसेल कर दिया। तो उसने जिस पर्सन को बेचा वो पर्सन अगर गुड फेथ में उसे खरीद लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसको एक्चुअल ऑनरशिप मिल जाएगी। आपकी ऑनरशिप पे फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऑफकोर्स आपको इस सेलर पर केस फाइल करके अपना हक लेने का अधिकार होगा, लेकिन जिस पर्सन को वो बेची गई हैं उसकी ऑनरशिप पर किसी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उससे गुड टाइटल ही मिलेगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट होता है सेल बाय बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। वी आर यूजिंग द टर्म सेल बाय बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। अब इसका क्या मतलब होता है, एक टर्म आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं जिसे हायर परचेज एग्रीमेंट कहा जाता है। हायर परचेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज़ खरीद करके लाते हैं, उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट आप दे देते हैं, बाकी इंस्टॉलमेंट आपने धीरे धीरे करके आने वाले समय में देनी होती है। जब तक आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हैं आप उसके मालिक नहीं होते हैं, आपके पास सिर्फ उन चीज़ों का पोजेशन होता है। उसमें ये रूल अप्लाई होता है कि जब तक आप उसकी सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे आप उस चीज़ को आगे किसी को नहीं बेच सकते। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते वो सेलर उन चीज़ों को वापस अपने कब्जे में ले सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप हायर परचेज़र होते हैं, वो हायर वेंडर कहलाता है। आपके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। यहाँ ऐसी सिचुएशन में अगर हायर परचेज़र यानी कि अगर आपने हायर परचेज़ के थ्रू वो सामान खरीदा था, आप वो सामान आगे किसी पर्सन को बेच देते हो, खरीदने वाला गुड फेथ में खरीद लेता है, तो उसकी ऑनरशिप पर किसी तरह का कोई भी एडवर्स असर नहीं पड़ेगा, उसे सही ऑनरशिप ही मिलेगी। तो ये भी एक सिचुएशन होती है। फिर इसमें एक सिचुएशन होती है सेल बाय अनपेड सेलर। एक पूरे का पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे अगले हिस्सों में, वो है अनपेड सेलर। एक ऐसा सेलर जिससे सामान खरीद लिया गया, सामान आप लेकर के आ गए, आपने अभी पेमेंट नहीं की है, पेमेंट की जानी बाकी है, तो वो अनपेड सेलर है। एक अनपेड सेलर किन सिचुएशन में माल को बेच सकता है वो अगले चैप्टर में हमने कवर करना है, और उसके द्वारा की गई सेल भी पूरी तरह से वैलिड होती है। वो पॉइंट अभी नेक्स्ट चैप्टर में जाकर के आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 169 में एक स्पेशल सिचुएशन है। फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे किसी दूसरे पर्सन की कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाती है, अगर आपको किसी का कोई गुमा हुआ सामान मिल गया तो आप उसके मालिक नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसको जितना आप एफ़र्ट्स कर सकते थे वो सारे एफ़र्ट्स करते हैं, लेकिन फिर भी मालिक नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपको उस मालिक को ढूंढने में अगर उस चीज़ की कीमत का 2/3 तक आपका पैसा खर्च हो चुका है, जितनी उसकी कीमत थी उस चीज़ की उसका 2/3 तक पैसा आप खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मालिक नहीं मिलता है, तो आपको उस चीज़ को मार्केट में बेचने का अधिकार होता है, बावजूद इस बात के कि आप उसके एक्चुअल ऑनर नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो अगर इन सिचुएशंस को, इन रूल्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को बेचता है, तो जो पर्सन उसे खरीदेगा उसकी ऑनरशिप में किसी तरह का कोई भी एडवर्स रिमार्क नहीं आएगा, एडवर्स टाइटल उसे नहीं मिलेगा, उससे बेटर टाइटल ही मिलेगा। फिर इसमें एक
एक टर्म आती है सेल बाय प्लेजी। प्लेज एक चैप्टर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया था। एक पर्सन अगर अपनी कोई वैल्यूएबल कमोडिटी किसी दूसरे पर्सन के पास प्लेज कर देता है, उसके बदले में वो कुछ पैसे उधार ले लेता है, तो जो पर्सन ऐसा करता है वो प्लेजर होता है, जिसके पास वो चीज़ें रखी जाती हैं वो प्लेजी होता है। उन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहलाता है। उसका रूल क्या होता है कि प्लेजर कुछ समय के बाद पैसे वापस कर देता है, प्लेजी से अपनी चीज़ें जो है वो वापस ले लेता है। यहाँ पर अगर प्लेजर उन चीज़ों का जो उसने लोन लिया था, जो उसने पैसे लिए थे, अगर वो वापस नहीं करता है तो प्लेजी को उन चीज़ों को मार्केट में बेच करके अपना पैसा रिकवर करने का अधिकार मिलता है। प्लेजी के द्वारा किया गया सेल पूरी तरह से वैलिड होता है, पूरी तरह से लीगल होता है। नेक्स्ट इसमें रूल आता है सेल अंडर इंसॉल्वेंसी एक्ट। अगर एक पर्सन को सरकार ने दिवालिया घोषित कर दिया तो उसकी सारी संपत्ति बेचने के लिए जो पर्सन ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, सरकारी जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जब वो सारी प्रॉपर्टी इस पर्सन के बिहाफ पर बेचता है तो ऑफिशियल रिसीवर के द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन, की गई सेल पूरी तरह से वैलिड होती हैं। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं। जो हमारा एक बेसिक रूल था ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, उसके एक्सेप्शंस में आती हैं। जो हमने टाइटल लिखा था कि नो वन कैन गिव और ट्रांसफर ए बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ पोजेसेस, या हमने लैटिन वर्ड में कहा था कि नॉमो डेट कोड नॉन हैबिट, या हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी द बायर ऑब्टेन्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स देन द सेलर। ये सारे के सारे इस रूल के एक्सेप्शंस हैं जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट के चैप्टर नंबर 4, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।